नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं समतलीय वक्र क्या होता है, समतलीय वक्रों के प्रकार, बहुभुज, बहुभुजों के प्रकार और चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवाल। तो देखते हैं पहला सवाल। प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर पहला। देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ये सारी आकृतियाँ दी गई हैं और आपको इनका वर्गीकरण करना है। आपको बताना है कौन सा साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। तो देखते हैं पहली आकृति ये दी गई है और आपको वर्गीकरण करना है। पहले अपन साधारण वक्र कौन से हैं वो छांट लेते हैं इसमें से। तो आप पढ़ चुके हो साधारण वक्र क्या होता है। तो ऐसे वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटते और एक दूसरे के अंदर भी स्थित नहीं होते। तो इस आधार पर अपन आकृतियाँ देखते हैं। देखिए पहली आकृति, ये एक दूसरे को कहीं काट रही है, यहाँ से शुरू हुए वापस यहीं आ गए, इसने अपने आप को कहीं नहीं काटा, तो ये साधारण वक्र है। दूसरी भी अपने आप को कहीं नहीं काट रही, तो ये भी साधारण वक्र है। तीसरी देखते हैं, तीसरी एक के अंदर एक है, अतः ये साधारण वक्र नहीं है। क्लियर, ये साधारण वक्र नहीं है। चौथी देखिए, चौथी यहाँ से शुरू किया, यहाँ यहाँ, ये अपने आप को काटा है, फिर अपने आप को काटा, तो इन बिंदुओं पे ये क्या हो रहा है, अपने आप को काट रही है, अतः यह भी एक साधारण वक्र नहीं है। तो इस पे भी क्रॉस लगा दिया। आगे चलते हैं पांचवी, यहाँ से शुरू करिए और यहाँ वापस आ गए, इसने भी अपने आप को कहीं नहीं काटा, अतः यह भी साधारण वक्र है। पांचवा। छठा देखिए, ये भी साधारण वक्र है, ये भी अपने आप को कहीं नहीं काट रही, तो यहाँ पर लिख देंगे छठा। फिर सातवीं देखिए, ये है सातवीं, ये भी अपने आप को कहीं नहीं काट रहा, तो ये भी क्या होगा, साधारण वक्र होगा। क्लियर, साधारण वक्र समझ में आ गया। ये वाली आकृति इसमें कैसे दिया गया, ये एक वक्र, फिर रेखाखंड है, फिर एक और वक्र है, तो ये भी अपने आप को काट रही है, तो ये भी साधारण वक्र नहीं होगा। आगे चलिए, साधारण बंद वक्र। तो जो साधारण वक्र है उन्हीं को आपको देखना है कि वह साधारण बंद वक्र भी है क्या। हम पढ़ चुके हैं बंद वक्र मतलब जिनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होता है। तो देखते हैं इस आकृति में क्या देखा था, यहाँ से शुरू हुए और वापस इसी बिंदु पे आ गए, तो ये भी क्या है, सब तरफ से बंद है, तो ये साधारण बंद वक्र हुआ। दूसरा देखिए, यहाँ से शुरू करा, वापस यहीं आ गए, तो ये साधारण बंद वक्र है। पांचवा, वही देख रहे हैं जो साधारण वक्र है, तो वही उन्हीं में से कोई साधारण बंद वक्र होंगे, तो ये देखेंगे पांचवा। ये भी यहाँ से शुरू हुआ, यहीं वापस आ गए, तो ये भी साधारण बंद वक्र है, तो यहाँ आ जाएगा 5। छठा देखिए, ये भी साधारण बंद, सब तरफ से बंद है, तो ये भी साधारण बंद वक्र है, तो ये भी छठा। सातवां, यहाँ से शुरू किया, वापस यहीं आ गए, तो यह भी साधारण बंद वक्र है। क्लियर। अब आपको बताना है बहुभुज कौन सा है। तो हमने क्या पढ़ा है, बहुभुज की परिभाषा, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो सरल बंद वक्र हमने देखे हैं, ये हैं। तो इनमें से बहुभुज कौन सा है, तो बहुभुज वह होंगे जो सिर्फ रेखाखंडों से बने हैं। तो देखते हैं, ये देखिए इसमें सब रेखाखंड ही हैं, इसका कोई वक्राकार भाग नहीं है, तो ये एक बहुभुज है, पहला। दूसरा देखिए, ये भी सिर्फ रेखाखंडों से बना है, तो ये भी क्या है, एक बहुभुज है, दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा तो है ही नहीं साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र कौन सा है, अब पहला, दूसरा, पांचवा, ये पांचवा साधारण बंद वक्र है। यदि ये रेखाखंडों से बना होगा तो ये हो जाएगा बहुभुज, पर इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये वक्राकार भाग है, ये भी वक्राकार भाग है, तो इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। आगे देखिए,
यहाँ भी वक्राकार भाग प्राप्त हो रहा है, ये और ये, तो ये भी बहुभुज नहीं है। आगे देखते हैं, इस आकृति में ये वाला भाग भी कैसा है, वक्राकार, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज कौन से हैं, पहला और दूसरा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आपसे पूछा है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम होते हैं। अब इस वाले बहुभुज में ये वाला कोण कैसा हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा का हो गया। तो ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है वह अवतल बहुभुज कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो ये पहला बहुभुज है वो किस में आएगा, अवतल बहुभुज। और जो दूसरा बहुभुज है इसमें सारे कोण 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ये कौन सा हो गया, उत्तल बहुभुज दूसरा। तो देखिए बहुभुज हमें दो ही मिले थे, पहला और दूसरा, और इसका हमको उत्तल और अवतल के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो उत्तल बहुभुज हो गया दूसरा और अवतल बहुभुज हो गया पहला। क्लियर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। आपको आकृतियों के नाम दिए गए हैं और आपको पूछा है इसके अंदर विकर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, एक उत्तल चतुर्भुज। तो कोई भी एक उत्तल चतुर्भुज बनाइए और विकर्ण खींचिए। देखिए ये कोई भी चतुर्भुज बनाया, अब इसके विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण हम पढ़ चुके हैं, विकर्ण क्या होता है, चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष को अन्य शीर्ष से जोड़ने पे जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। परंतु ये शीर्ष आसन्न शीर्ष मतलब पास पास के शीर्ष नहीं होने चाहिए। देखिए कैसे, इस शीर्ष को लेके चले, इसको अगर इसके पास वाले शीर्ष से मिलाया तो ये क्या प्राप्त हुई, बहुभुज की भुजा प्राप्त हुई, विकर्ण नहीं है। अब इसको सम्मुख शीर्ष से जोड़िए तो ये क्या आ जाएगा, बहुभुज का विकर्ण। दूसरे शीर्ष पे चलिए, इसे यहाँ से जोड़ा तो ये भी क्या है, बहुभुज का विकर्ण या चतुर्भुज का विकर्ण। तो कुल कितने विकर्ण प्राप्त हुए, 1 और 2। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण प्राप्त होते हैं, 2। दूसरी आकृति दिए सम षटभुज बनाते हैं। षटभुज है, कितनी भुजाएं होंगी, 6। सम है मतलब 6 भुजा समान होंगी। क्लियर। अब इसके विकर्ण खींचते हैं, एक एक शीर्ष को लेके चलते हैं। यहाँ से शुरू करिए, विकर्ण खींचना है तो आसन शीर्ष तो लेना नहीं है, ये नहीं लेना, दूसरा लिया, 1 2 3, दूसरा शीर्ष 4 5 6, ये वाला शीर्ष 7 8, दूसरा शीर्ष ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, और ये 9। तो कुल कितने शीर्ष, कितने विकर्ण प्राप्त हुए, 9 विकर्ण। क्योंकि अभी दूसरा वाला शीर्ष लेंगे आप तो ये वाला भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है और ये वाला भी मिला हुआ है, बाकी सब मिले हुए हैं। मतलब हमको कुल कितने विकर्ण प्राप्त हुए, सम षटभुज में 9 विकर्ण। क्लियर। देखिए तीसरी आकृति, एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज। देखिए आसन शीर्षों को आपस में जोड़ने पर बहुभुज की भुजा ही प्राप्त होती है। तो इस वाले शीर्ष से इसको जोड़ा तो ये तो आसन शीर्ष है, इसको इससे जोड़ा तो ये भी आसन शीर्ष है। मतलब हमें त्रिभुज में कोई विकर्ण प्राप्त नहीं होता। तो क्या लिख देंगे, नहीं है, इसका कोई विकर्ण नहीं है। क्लियर त्रिभुज का। तो प्रश्न संख्या 2 आपको समझ में आ गई। अब प्रश्न संख्या 3, देखिए क्या दिया गया है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। कोण योग गुणधर्म आप पढ़ चुके हैं चतुर्भुज का। तो उत्तल चतुर्भुज या कोई आपने पढ़ा है चतुर्भुज, हल चतुर्भुज, तो लिखते हैं उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल बराबर आपने क्या पढ़ा है,
360 डिग्री होता है। क्लियर। आगे क्या पूछा है देखिए, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। तो देखते हैं, अवतल चतुर्भुज मानते हैं एक, मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी। ये अवतल चतुर्भुज है। क्यों है अवतल? क्योंकि इसके डी पे जो कोण बना है वो 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? अवतल चतुर्भुज है। तो आपसे पूछा है कि ये जो 360 डिग्री योग होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का, तो क्या वह अवतल चतुर्भुज में भी लागू होता है? तो ये आपको चतुर्भुज बनाना है और इसको हल करके बताना है। तो करते हैं हल। कैसे करेंगे देखिए, आपको इसका एक विकर्ण खींचना होगा BD। BD को मिला दिया, ये एक इसका विकर्ण है। अब त्रिभुज ADB में देखिए, त्रिभुज ADB में कोणों के नाम भी दे दीजिए। देखिए ये कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, ये 4, ये 5 और ये छठा कोण। ठीक है। अब त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 कितने डिग्री के होंगे? कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखना होगा आपको कोण योग गुणधर्म से। क्लियर। और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम 1। ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज भी बना है, इसमें दो विकर्ण खींचने पर ये दो भागों में बटा है, एक भाग ये और दूसरा भाग ये, और दोनों कौन सी आकृति है? त्रिभुज। तो एक त्रिभुज तो हो गया ADB और दूसरा हो गया BDC। तो त्रिभुज BDC में क्या देखते हैं हम? कोण 3, कोण 6 और कोण 5। कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5, तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। समीकरण 2, इसमें भी कौन सा गुणधर्म लगा है? त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। ठीक है। अब करते हैं हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। देखिए कैसे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरणों को कैसे जोड़ते हैं? इस समीकरण का LHS इस समीकरण के LHS में जुड़ेगा और इसका RHS इसके RHS में जुड़ेगा। तो देखते हैं इसका LHS क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस इसका LHS क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5। इसका RHS क्या है? 180 डिग्री प्लस इसका RHS है 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, या एंगल 1 ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 2 और 3, तो 2 और 3 इनको पास में लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया ये 2 और 3 को पास में? तो योग में क्रम विनिमयता का पालन होता है। किसी को भी आगे लिखो या किसी को भी पीछे लिखो, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्लस अब देखिए 4 और 5 को पास में लिख दीजिए। एंगल 4 प्लस एंगल 5, फिर क्या बच जाएगा? एंगल 6 बराबर 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर। आगे देखिए, या एंगल 1 क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या बन गया? एंगल B प्लस 4 प्लस 5, देखिए 4 प्लस 5 को लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल 6 इसको लिख सकते हैं एंगल C बराबर 360 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि अवतल चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योग कितना प्राप्त हो रहा है? 360 डिग्री। क्लियर। तो अब शुरू करते हैं हम चौथा प्रश्न। देखिए चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? तालिका की जांच कीजिए। आपको एक टेबल दी गई है, आपको इसकी जांच करनी है।
प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपको अलग अलग आकृतियाँ दी गई है और सबको त्रिभुजों में बांटा है। ये त्रिभुजाकारी है। दूसरी क्या है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज। इसका विकर्ण खींचा और 2 त्रिभुजों में बांटा। ठीक है, आगे चलिए। 1 2 3 4 5 5 भुजाएं मतलब पंचभुज है। विकर्ण मिला है इसके 1 2 3। कितने त्रिभुजों में बांट दिया? 3 त्रिभुजों में। आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं और विकर्ण बनाए इसके और किस में बांट दिया? त्रिभुजों में। 1 2 3 4। कितने त्रिभुज प्राप्त किए? 4। तो अब देखिए भुजा, 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, इसमें 5 भुजा, इसमें 6 भुजा। क्लियर? आगे क्या दिया है? कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। चतुर्भुज में क्या देखते हैं हम? चतुर्भुज में कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो अब इसने कोणों का योगफल निकाल के आपको दिया है 2 गुणा 180 डिग्री। 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज के कोणों का योगफल 180, तो 2 त्रिभुजों के कोणों का योगफल 2 गुणा 180। क्लियर? अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2, जहाँ 4 क्या है? ये भुजाओं की संख्या। 4 माइनस 2 करने पे 2 आता है ना, इसलिए लिख दिया इसको 4 माइनस 2। आगे देखिए, भुजाओं की संख्या पंचभुज है तो 5, और कितने त्रिभुज मिल रहे हैं? 1 2 3, तो 3 त्रिभुजों के कोणों का योगफल 3 गुणा 180। और 3 को क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 2, जो 5 क्या है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या। आगे चलिए, षटभुज, 6 भुजाएं, 6 को और कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, तो कोणों का योगफल 4 गुणा 180। और इसके 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2, जो 6 क्या है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या। तो यहाँ से आप एक सूत्र निकाल सकते हैं, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। ये कैसे लिख दिया? n भुजाओं की संख्या है, पंचभुज है तो 5 माइनस 2 गुणा 180, षटभुज है तो 6 माइनस 2 गुणा 180, चतुर्भुज है तो 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है? इस तालिका को देखकर आप सूत्र बना सक रहे हैं। आगे देखिए क्या पूछा है। एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हमने क्या कह सकते हैं कि बहुभुज के कोणों का योग होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। क्लियर? जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अब आपको भुजाओं की संख्या दी है 7, तो बहुभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा? बहुभुज के कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2, n माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 7 माइनस 2 क्या होता है? 5 गुणा 180 डिग्री। तो 18 गुणा 5, 18 पंजे 90, तो 900 डिग्री। तो हमने क्या निकाल लिया? ऐसे बहुभुज के कोणों का योग जिसकी भुजाओं की संख्या 7 दी गई है, तो इसके कोणों का योग कितना प्राप्त हुआ? 900 डिग्री। क्लियर? दूसरा देखिए, 8 भुजाएं हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 गुणा 180, 18 छंग 108 और 0 लग जाएगा, तो 1080 डिग्री। और अब 10 भुजाएं दिए, तो कोणों का योग 10 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 गुणा 180, तो कितना हो जाएगा? 18 अठे 144 और 0, तो 1440 डिग्री। क्लियर हो रहा है? अब n भुजाएं दिए, तो सूत्र ही लिख देंगे यहाँ पर, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक सूत्र मिल गया है। क्या सूत्र मिला है? बहुभुज में अंतःकोणों का योग होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग आपने
वीडियो नंबर फर्स्ट में देखा था, क्या बताया था? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। भले ही कोई भी बहुभुज हो, सबका मान होगा 360 डिग्री। क्लियर? आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। समबहुभुज क्या है? तो आप बता सकते हैं समबहुभुज क्या है? जिसके सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो बनाते हैं, देखिए ये 3 भुजाओं वाला समबहुभुज है, मतलब ये तीनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इसका क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। क्लियर? तो आपको बताना है ऐसे समबहुभुज का नाम जिसमें 3 भुजाएं हैं, तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं। 4 भुजाएं बराबर होंगी चारों, क्योंकि समबहुभुज बनाना है। ये चारों भुजाएं बराबर हैं। इसका नाम क्या होता है बताइए? ये एक चतुर्भुज बन गया जिसमें चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका नाम क्या है? वर्ग। तो ऐसा बहुभुज जिसमें 4 भुजाएं हैं और सब समान है, तो इसका नाम है वर्ग। क्लियर? अब देखिए 6 भुजाएं बनाते हैं। 1 2 6 की 6 भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसका नाम बताइए। 6 भुजाएं मतलब षटभुज, पर समान है तो सम षटभुज। सम षटभुज। क्लियर? इसका नाम हो गया सम षटभुज। समझ में आया ये प्रश्न? तो आगे चलते हैं। 6ठा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अब निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, पहले कौन सा बहुभुज है ये देखते हैं हम। 1 2 3 4 कितनी भुजाएं हैं? 4। मतलब ये चतुर्भुज आपको दिया गया है, इसके 3 कोणों की माप दी है और चौथा पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। पढ़ चुके हैं हम। या देखिए पहला दिया 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री बराबर दिया है आपको 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए हल कर रहे हैं। आगे समीकरण प्राप्त हो गई और इस समीकरण को हल करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? x का। कैसे? देखिए x नहीं पता, यहीं रखिए। प्लस 130 और 120 250 प्लस 50, ये प्राप्त हो गया हमें 300 डिग्री बराबर दिया है 360 डिग्री। इसके आगे देखिए या x बराबर पक्षांतरण करेंगे 300 का, प्लस 300 पक्षांतरण करने पर माइनस 300। देखिए 360 पहले ही रखा है, माइनस 300 डिग्री। या x बराबर कितना प्राप्त हो गया? 60 डिग्री। तो ये वाला जो अननोन है, जो हमें नहीं पता, वो कितना प्राप्त हो गया? 60 डिग्री। समझ में आया प्रश्न 6ठे का पहला भाग? तो करते हैं दूसरा बी पार्ट। देखिए क्या दिया गया है। पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा बहुभुज है। तो भुजाओं की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4। 4 भुजाएं मतलब चतुर्भुज दिया गया है आपको। एक कोण दिया है, दूसरा कोण दिया है, तीसरा पूछा है। अब ये वाला कोण देखिए, ये 90 डिग्री है। ये वाला चिन्ह क्या बताता है? समकोण। मतलब ये वाला भाग दिया है आपको 90 डिग्री, तो ये वाला भाग कितना होगा? 90 डिग्री। कैसे होगा? 180 माइनस 90, क्योंकि एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। रेखिक युग्म पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। एक रेखा पर अगर ये 3 कोण बने, ये और ये, तो इन तीनों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? हल। नाम दे दीजिए A B C और ये D, ये वाला भाग कर दिया E। तो एंगल EAB
एंगल EAB प्लस एंगल BAD बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ रेखिक युग्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या है? रेखिक युग्म। क्लियर? अब देखिए EAB का मान तो आपको दिया हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, मतलब ये दिया गया है आपको समकोण 90 डिग्री प्लस एंगल BAD आपको नहीं पता, बराबर दिया है 180 डिग्री। पक्षांतरण करते हैं तो एंगल BAD का मान क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90 बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये वाले कोण का मान भी पता चल गया हमें। तो चतुर्भुज के 3 कोण तो हमको पता है, तो चौथा निकाल लेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसलिए देखिए मान रखिए 90 डिग्री प्लस ये कितना है? 60 डिग्री प्लस ये कितना है? 70 डिग्री प्लस ये कितना है? x बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये क्लियर है? कैसे लिख दिया? अब ये समीकरण बन गई। आपको किसका मान निकालना है? x का। देखिए या x ऐसे ही रखा प्लस 90 प्लस 60 150, 150 और 70 220 बराबर 360 या x बराबर 220 का पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 220 उधर गया तो माइनस 220 या x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 140 डिग्री। मतलब जो अननोन था, हमको नहीं पता था, उस कोण का मान प्राप्त हो गया है 140 डिग्री। क्लियर हुआ प्रश्न बी? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सी पार्ट। देखिए सी पार्ट में क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सी आकृति है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये क्या दिया गया है? पंचभुज। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। हल दूसरी चीज़ें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 70 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? कितना हो जाएगा? रेखिक युग्म बन रहा है, यहाँ भी एक रेखा पे बने कोण है। ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। 180 माइनस 70 110। ये 60 दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 120। क्या किया है? 180 माइनस 60। क्लियर? रेखिक युग्म से ये दोनों x दिए गए, ये 30 दिया गया है, तो x आपको ज्ञात करना है। और ये कौन सा भुज है? पंचभुज। 5 भुजा हैं, तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होगा? सूत्र याद है ना अब तो? n-2 मतलब 5 - 2 गुणा 180 डिग्री। क्लियर? तो हल करते हैं। या कोणों के मान भी रख देंगे। ये 110 आ गया प्लस ये 120 आ गया प्लस ये नहीं पता x प्लस ये 30 है प्लस ये x है, बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 2 3 गुणा 180 डिग्री। क्लियर? आगे देखिए। या x और x कितने हो गए? 2x प्लस देखिए 110 और 120 230 और 30 260 बराबर कितना है? 3 गुणा 18, 18 तिया 54 और एक 0 और है, इसको यहाँ से हटाएंगे, गुणा करके लिखते हैं 18 तिया 54 मतलब 540 डिग्री। या 2x बराबर 260 उधर चला जाएगा तो माइनस का 260 हो गया। आगे देखिए। या 2x बराबर, देखिए माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया तो 0, 14 में से 6 गए तो बच गए 8,
यहाँ हो गए 4, 4 में से 2 गए तो बचे 2, 280 डिग्री। या x बराबर कितना हो गया, 280 डिग्री बटा 2। कुछ कट रहा है तो काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0। या x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 140 डिग्री। तो जो कोण हमें नहीं पता थे ये कितने कितने डिग्री के हैं, 140, 140। समझ में आया ये प्रश्न कैसे किया है, कौन सा सूत्र लगाया है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री से। तो n की जगह आ गया 5। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं डी पार्ट। देखिए इसमें क्या बनाया हुआ है, सारी भुजाएं बराबर दी गई है, ये चिन्ह बनाए हैं, इसका मतलब ये सभी भुजाएं कैसी है, बराबर है। कितनी है काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा भुज है, समपंचभुज। समान भुजाएं हैं और 5 है तो समपंचभुज। और इसके सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे सारे कोण। और क्या दिया है, x दिए हैं, सारे कोण x है, आपको x ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, कैसे करेंगे, समपंचभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा। अभी देखा था n-2, 5-2 गुणा 5-2 गुणा 180 डिग्री, n बराबर 5 है, पंचभुज है। या x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितनी बार, 5 बार, बराबर 3 गुणा 180 डिग्री। क्लियर। या कितनी बार x जोड़ा है, 5 बार, तो ये हो गया 5x। क्लियर। 18 × 54, 540 डिग्री। या x बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटा जो 5 गुणे में था, अब कहाँ आ गया, भाग में। काटिए, कटता है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 में भाग नहीं जाता 5 का, तो आ जाएगा 0। और अब हो गया ये 40, तो 8 पंजे 40, तो ये आ गया 8। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 108 डिग्री। तो समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का हो गया, 108 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न 7वां, इसका ए भाग। क्या ज्ञात करना है आपको, x प्लस वाई प्लस z आपको ज्ञात करना है। x ये, y ये और ये z। कौन सी आकृति दी गई है, देखिए कितनी भुजाएं, 3, तो ये त्रिभुज दिया गया है। तो सबसे पहला काम इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए ये A हो गया, ये B और ये हो गया C। क्लियर। अब हम चित्र में देखते हैं कि त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं, तीसरा निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिभुज, ये हल, त्रिभुज ABC में 30 डिग्री प्लस ये नहीं मालूम है हमें, इसको लिख दिया हमने, या कोण का नाम ही दे दीजिए एंगल ABC, एंगल ABC प्लस ये वाला 90 डिग्री बराबर होंगे 180 डिग्री त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। तो आपको लिखना पड़ेगा कोण योग गुणधर्म, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब देखिए, या एंगल ABC हमको ज्ञात करना है, इसको यहीं रखा, प्लस 90 और 30 120 बराबर 180। पक्षांतरण करेंगे, 120 प्लस का है, उधर गया माइनस 120। या एंगल ABC बराबर हो गया 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। कितना प्राप्त हुआ, ये 60। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मान पूछा है x, y और z का एंगल, नाम दे दीजिए इनको E, F और ये G। यहाँ देखते हैं एंगल GAC, GAC प्लस 30 डिग्री बराबर होगा
180 डिग्री। ये वाला कोण प्लस ये बराबर होगा 180। क्यों होगा? रेखिक युग्म। ऐसा क्यों होगा? रेखिक युग्म है। जीएसी का मान आपको दिया है z, 30 का पक्षांतरण किया, उधर गया, ये हो गया माइनस का 30 डिग्री, या z बराबर हो गया 180 में से 30 माइनस किए, कितने बचे? 150। तो z का मान आ गया आपके पास 150 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए, y प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रेखिक युग्म है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो इस y का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। ऊपर देखिए, तथा क्या है ये? 90 प्लस x, 90 प्लस x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी क्या है? रेखिक युग्म है। या x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x, y, z के मान ज्ञात हो गए। अब आपको करना क्या है? इसलिए x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या हो जाएगा? x का मान कितना प्राप्त हुआ है? देखिए, x बराबर 90 प्लस y का मान देखिए 120 प्लस z का मान देखिए 150, और इन तीनों को जोड़ दीजिए। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 1 और 2 और 3, 360 डिग्री x प्लस वाई प्लस z का मान प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ ये प्रश्न कैसे किया? चलते हैं अगले प्रश्न। इसका बी पार्ट 7वें का, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करिए। कहाँ है देखते हैं। ये x है, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन। यदि ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 रेखिक युग्म से। 80 है ये, तो y कितना हो जाएगा रेखिक युग्म से? 100। इनका योग हो जाना चाहिए 180, तो 120 प्लस 60 180 हो रहा है, 100 प्लस 80 180 हो रहा है। आगे देखिए, ये 60 है तो ये z का मान कितना हो जाएगा? 120, 120 और 60 कितने हो जाते हैं? 180। और अब आपको w ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये कौन सी आकृति बनी है? चतुर्भुज। ठीक है, हल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। मान रखते हैं 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस ये वाला हमें नहीं पता, इसको दे दीजिए m बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? या m ज्ञात करना है, बाकी सबको जोड़ते हैं। 120 और 80 200 और 60 260 बराबर दिया है 360। या m बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री। तो m का मान प्राप्त हो गया 100 डिग्री। तो w कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 80। रेखिक युग्म है ये भी। क्लियर? अब आप कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर, देखिए x का क्या मान प्राप्त हुआ है? 60 प्लस y का मान देखिए 100 प्लस z का मान देखिए 120 प्लस w का मान 80। जोड़ते हैं इन्हें। 0 0 0 0, 8 और 2 10 और 6 16, 6 हासिल आई 1, 1 और 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान प्राप्त हुआ हमें
360 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे किया ये? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।